शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह इल्तुतमिश भी तुर्क जाति का था, किंतु वह इलबरी शाखा का था। उसका जन्म मध्य एशिया के एक कबीले के सरदार दामल खां के यहाँ हुआ था। उसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह देखने में अत्यंत सुंदर था। इल्तुतमिश बाल्यकाल में अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, गुणवान और प्रतिभा संपन्न था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अपने पिता का विशेष प्रेम भाजक बन गया। इससे उसके अन्य भाइयों को जलन होने लगी और उन्होंने उसे जमालुद्दीन नामक सौदागर के हाथों गुलाम के रूप में बेच दिया। जमालुद्दीन पहले तो उसे मोहम्मद गोरी के हाथों बेचने के लिए गजनी ले गया, किंतु जब सौदा नहीं हो पाया तो वहां से उसे भारत लाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों बेच दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम था। इल्तुतमिश का उत्कर्ष। ऐबक के साथ इल्तुतमिश भी भारत चला आया। ऐबक इल्तुतमिश की प्रतिभा से मुग्ध था और उसने इल्तुतमिश को उच्च कोटि का सैनिक और व्यवहारिक शिक्षा दिलाई। वह इल्तुतमिश के साथ सद्व्यवहार करता था और उसके गुणों, कर्तव्यनिष्ठा एवं प्रतिभा से आकृष्ट होकर उसे सर जानदार, शाही अंगरक्षकों का प्रमुख, अमीर शिकार आदि ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने भी अपने स्वामी के प्रति हमेशा वफादारी का सबूत दिया तथा अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद प्राप्त करता गया। लेनपुल ने ठीक ही कहा है कि मुहम्मद गोरी के लिए जिस प्रकार ऐबक था, उसी प्रकार ऐबक के लिए इल्तुतमिश, जिसके साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार किया। 1205 ईस्वी में जब मुहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध पंजाब में सैनिक अभियान किया, उस समय इल्तुतमिश ने गोरी को अपनी सैनिक सहायता और वीरता से काफ़ी प्रभावित किया। अतः गोरी ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की और ऐबक से कहकर उसे गुलामी के बंधन से मुक्त करा दिया। इल्तुतमिश की योग्यता से प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक से कहा भी था कि इल्तुतमिश बड़ा होनहार है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। इसके बाद तो इल्तुतमिश की पदोन्नति होती चली गई। ग्वालियर विजय के उपरांत ऐबक ने उसे वहां का हाकिम नियुक्त कर दिया। बाद में उसने अपनी लड़की की शादी भी इल्तुतमिश के साथ कर दी और उसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। जब बदायूं पर ऐबक का आधिपत्य हो गया, तब इल्तुतमिश को ही बदायूं का हाकिम नियुक्त किया गया। बदायूं के शासक के हैसियत से इल्तुतमिश ने वहां गढ़वाल सामंतों से अनेक युद्ध कर उनकी शक्ति क्षीण कर दी। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। ऐबक के प्रति उसकी कर्तव्यनिष्ठा, श्रद्धा एवं स्वामी भक्ति आदर्श कहा जा सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, किंतु वह एक दुर्बल और अयोग्य शासक था। अतः उसके शासनकाल में सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था फैल गई। अंत में दिल्ली के तुर्क अमीरों और अधिकारियों ने बदायूं के शासक इल्तुतमिश को सुल्तान का पद ग्रहण करने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। उसका एक उद्देश्य यह भी था कि राजनीति का केंद्र और सल्तनत की राजधानी दिल्ली रहे, लाहौर नहीं। निमंत्रण प्राप्त कर इल्तुतमिश अपनी सेना के साथ दिल्ली आया और आराम शाह की हत्या कर वह दिल्ली के सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। इस प्रकार एक गुलाम की स्थिति से उठता हुआ वह भारत का सुल्तान बन बैठा। क्या इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता था? इल्तुतमिश का राज्यारोहण आज भी विवादग्रस्त प्रश्न है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इल्तुतमिश ऐबक के वास्तविक उत्तराधिकारी आराम शाह के से सिंहासन छीनकर स्वयं सुल्तान बन गया था, अतः वह सिंहासन का अपहरण करता था। इस मत का प्रतिपादन डॉक्टर एर्नोल्ड ने किया है। कुछ अन्य विद्वान भी उसके इस मत को स्वीकार करते हैं। इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता था। इसे प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, इल्तुतमिश स्वयं दास का दास था, अतः कुतबी तथा मुइज्जी अमीरों ने उसे सुल्तान नहीं माना। इससे उनका अपमान होता था। ऐबक के राजवंश से इल्तुतमिश का कोई भी संबंध नहीं था। राज्य लिप्सा के कारण उसने आराम शाह का वध करवाया और स्वयं सुल्तान बन बैठा। आराम शाह का सुल्तान के सिंहासन पर पैतृक अधिकार था। इसके विपरीत इल्तुतमिश ने सिंहासन उत्तराधिकार के नियम
से प्राप्त नहीं किया था। 5वां, लाहौर के सामंतों ने आराम शाह को ऐबक का पुत्र होने के नाते ही सुल्तान पद पर प्रतिष्ठित किया था, किंतु आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में इल्तुतमिश के चरित्र पर लगाया हुआ अपहरणकर्ता का दोष न्याय संगत नहीं है। इस दोष को अनुचित सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, ऐबक की मृत्यु के पश्चात सल्तनत में शांति रखने, राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलाने तथा शत्रुओं को राज्य की रक्षा करने के लिए शत्रुओं से एक उच्च कोटि के सैनिक गुण रखने वाला साहसी और कूटनीतिज्ञ शासक की आवश्यकता थी। आराम शाह में ऐसे गुणों का सर्वथा अभाव था। दूसरी ओर इल्तुतमिश सुल्तानोचित सभी गुणों से संपन्न था, अतः गुलाम वंश की रक्षा के लिए उसका शासक बनना उचित ही नहीं आवश्यक भी था। तब हम उसे अपहरणकर्ता क्यों कहेंगे? दूसरा, यदि इल्तुतमिश प्रारंभ में एक ऐबक का गुलाम था, किंतु सुल्तान बनने के पूर्व ही ऐबक ने उसे गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया था। तीसरा, यह भी कहना मिथ्या है कि ऐबक के वंश से इल्तुतमिश का कोई संबंध नहीं था। ऐबक ने स्वयं अपनी पुत्री की शादी उसके साथ ही की थी, अतः वह ऐबक का संबंधी था और वह उसका उत्तराधिकारी भी हो सकता था। चौथा, मिन्हाज के अनुसार ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, उसकी सिर्फ 3 पुत्रियां थीं। मिन्हाज ने यह भी लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक शमशुद्दीन यानी कि इल्तुतमिश को राज्य देने का विचार किया था। वह उसे अपना पुत्र कहकर पुकारता था और उसे बदायूं का जागीर भी दे दी थी। मिन्हाज की बातों को अगर स्वीकार किया जाए तो पुत्राभाव की स्थिति में इल्तुतमिश का राज्यारोहण स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। 5वां, अब्दुल्ला बस्साफ के मत के अनुसार आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं था, अरस्तु वह दिल्ली के सुल्तान के सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था और इल्तुतमिश दामाद होने से ऐबक का वास्तविक उत्तराधिकारी था। 6वां, विशेष परिस्थितियों में लाहौर के तुर्की अमीरों और अधिकारियों ने सल्तनत की सुरक्षा, सुव्यवस्था, शांति और सेना के संतोष के लिए आराम शाह को ऐबक की मृत्यु के बाद शीघ्र ही सुल्तान घोषित कर दिया। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि आराम शाह एक अयोग्य और दुर्बल व्यक्ति था अथवा दिल्ली के तुर्क अमीर और अधिकारी उनके इस कार्य को स्वीकार नहीं करेंगे। वे दिल्ली की अपेक्षा लाहौर को अधिक प्रतिष्ठित एवं गौरवान्वित करना चाहते थे, अतः दिल्ली के अमीरों और अधिकारियों ने उनके विरुद्ध इल्तुतमिश को सुल्तान बनने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों की स्थिति समान थी और अब फैसला तलवार के द्वारा होना था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश को अपहरणकर्ता कहना असंगत प्रतीत होता है। 7वां, आराम शाह की अपेक्षा इल्तुतमिश अधिक योग्य था। आराम शाह एक अयोग्य, शक्तिहीन और व्यसनी शासक था, अतः उसके राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत में अराजकता छा गई। कुबाचा, अली मर्दान खां आदि प्रतिरोधियों की शक्ति काफी बढ़ गई और षड्यंत्रों एवं विद्रोहों का बाजार गर्म हो उठा। आराम शाह को प्रशासन, युद्ध आदि विषयों का भी उचित ज्ञान नहीं था। इसके विपरीत इल्तुतमिश की योग्यता असीम थी। वह कुशाग्र बुद्धि का एक अनुभवी वीर योद्धा, साहसी और कुशल व्यक्ति था। समय की मांगों का वह उचित उत्तर था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात सल्तनत की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इल्तुतमिश जैसे व्यक्ति की ही आवश्यकता थी, अतः दिल्ली के अमीरों ने उसको गद्दी पर बैठने को आमंत्रित किया। उसने युद्ध में आराम शाह को पराजित किया। इस प्रकार वह सहयोग और अयोग्यता के बल पर दिल्ली का शासक बन गया। 8वां, इस्लाम के नियम के अनुसार शासन करने का अधिकारी व्यक्ति उसी को होना चाहिए जो धर्मपरायण, सहिष्णु, सहनशील तथा योग्यता का भंडार हो। इस दृष्टि से इल्तुतमिश राज्य का उचित अधिकारी था। इसके अतिरिक्त वह दिल्ली के अमीरों के प्रमुख दल का उम्मीदवार भी था, अतः उस पर संशय करना व्यर्थ है। 9वां, कुछ विद्वानों का मत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तव में दिल्ली का सुल्तान नहीं बन पाया था। उसने अपने नाम के न तो सिक्के ढलवाए और न ही खुतबे पढ़वाए। मिन्हाज को छोड़कर कोई भी नहीं लिखता है कि उसने ऐसा किया। विद्वानों का मत है कि मिन्हाज ने केवल परंपरा के कारण यह लिख दिया कि ऐबक के नाम के सिक्के ढाले जाने लगे और खुतबे पढ़े जाने लगे। डॉक्टर A.B.M. हबीबुल्लाह
का भी मत है कि ऐबक ने सिक्कों और खुतबों में अपना नाम नहीं रखा। इब्न बतूता भी ऐबक को दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान नहीं स्वीकार करता है। शमशे सिराज अफीफ ने भी अपने ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही में ऐबक का नाम दिल्ली के सुल्तान की सूची में नहीं लिखा है। और जब ऐबक स्वतंत्र सुल्तान ही नहीं था तो उसके उत्तराधिकारी के औचित्य अथवा अनौचित्य का प्रश्न ही क्यों उठाया जाए। अनेक इतिहासकारों का मत है कि दिल्ली सल्तनत की सार्वभौम सत्ता इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होती है। 10वां, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय गुलाम वंश का कोई संगठित राज्य नहीं था। संपूर्ण भारत में अराजकता छाई हुई थी। सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ऐसी स्थिति में अपहरण करने को रह ही क्या जाता है, अतः उसे अपहरणकर्ता समझना हमारी भूल होगी। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी का कथन है कि इल्तुतमिश की राज सत्ता 3 बातों पर आधारित थी। प्रथम, वह अधिकारियों द्वारा चुना गया था। दूसरे, वह विजेता और आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखता था। तीसरे, उसको बगदाद के खलीफा की मान्यता प्राप्त थी। अतः इल्तुतमिश का राज्य प्राप्त करना कदापि अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद अपने आप को अनेक कठिनाइयों के बीच घिरा हुआ पाया। दिल्ली का ताज कांटों से भरा हुआ था। इन सारी कठिनाइयों का समाधान करना सरल कार्य नहीं था, किंतु उसने अपनी योग्यता और दृढ़ विचारों के द्वारा सारी कठिनाइयों का समुचित समाधान किया और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाने का अधिकारी बना। पहला, गजनी का शासक ताजुद्दीन एल्दौज। इल्तुतमिश की कठिनाइयों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, बाह्य तथा आंतरिक कठिनाइयाँ। जहाँ तक बाह्य कठिनाइयों का प्रश्न है, इस संदर्भ में सर्वप्रथम गजनी के शासक ताजुद्दीन एल्दौज की चर्चा की जा सकती है। एल्दौज ऐबक की तरह मुहम्मद गोरी का एक प्रबल सेनानायक था। गोरी की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अधिकार कर लिया। वह अपने आप को गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। इस प्रकार भारत के मुस्लिम साम्राज्य का भी वह खुद को संप्रभु मानता था और उसने मुल्तान, सिंध, पंजाब और दिल्ली पर अपना दावा पेश किया। वह इल्तुतमिश को अपना अधीनस्थ शासक मानता था। दूसरा, उच्च का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा। दूसरी समस्या सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा की थी। वह भी गोरी का वरिष्ठ गुलाम और सेनापति था। गोरी के मरते ही कुबाचा सिंध और उच्च का स्वतंत्र शासक बन बैठा। अब वह लाहौर एवं पंजाब पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। उसने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और लाहौर, भटिंडा, सरसूती, कुहराम आदि में सैनिक चौकियां स्थापित कर लिया था। दिल्ली पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि थी। एल्दौज की तरह कुबाचा भी इल्तुतमिश का प्रबल प्रतिद्वंदी था। तीसरा, मंगोल आक्रमण का भय। इस समय दिल्ली साम्राज्य के पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की समस्या भी अत्यंत कठिन थी। मध्य एशिया के मंगोल अपना प्रसिद्ध नेता चंगेज खां के नेतृत्व में उत्पात मचा रहे थे। चंगेज तथा अन्य मंगोल नेताओं द्वारा इस क्षेत्र के मुस्लिम राज्य एक के बाद एक धाराशाही किए जा रहे थे। भारत के मुस्लिम साम्राज्य पर भी मंगोलों के आक्रमण का खतरा बना हुआ था। चौथा, कुतबी एवं मुइज्जी अमीरों का विरोध। उपयुक्त बाह्य कठिनाइयों के अतिरिक्त इल्तुतमिश के सामने अनेक गंभीर आंतरिक समस्याएं भी थीं। पहली समस्या कुतबी एवं मुइज्जी अमीरों की थी। इन अमीरों के मत में इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम था। उसने राज्य सत्ता का अपहरण किया था, अतः ये कुतबी अमीर उसे अपना सुल्तान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दिल्ली और उसके आसपास के तुर्क सरदार इल्तुतमिश के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर रहे थे। पांचवा, नवजात भारतीय मुस्लिम साम्राज्य का विभाजन। कुतुबुद्दीन की आकस्मिक मृत्यु से तथा आराम शाह की दुर्बलताओं के चलते भारत का नवजात मुस्लिम साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व लगभग नष्ट हो चुका था। उसके अधिकार में केवल दिल्ली, बदायूं तथा बनारस से लेकर शिवालिक पहाड़ियों तक का प्रदेश ही था। सिंध और उच्च पर कुबाचा का अधिकार था। पंजाब उसका विरोधी था। बंगाल और बिहार भी दिल्ली से पृथक हो गए थे और लखनौती का
अली मर्दान खां स्वतंत्र शासक बन बैठा था। इल्तुतमिश को पुनः इन क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने साम्राज्य में राजनीतिक एकता की स्थापना करना था। छठवां, सैन्य संगठन की समस्या। इल्तुतमिश जिस समय सुल्तान बना उस समय सल्तनत की सेना दो भागों में विभक्त थी। सेना का एक भाग लाहौर में था तथा दूसरा दिल्ली में। दिल्ली की सेना का सेनापति इस्माइल था। इस्माइल दिल्ली का प्रधान काजी भी था, अतः वह एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति था। इस्माइल के निमंत्रण पर ही इल्तुतमिश बदायूं से दिल्ली आया और दिल्ली की सेना के सहयोग से ही वह सुल्तान बन गया। इस सेना का और लाहौर की सेना का इल्तुतमिश को विश्वास प्राप्त करना था और सेना को सुदृढ़ करना था। साम्राज्य के संगठन, विद्रोहों का दमन और बाह्य आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक सुसंगठित सेना अत्यंत आवश्यक थी। सातवां, प्रशासनिक संगठन की समस्या। इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय साम्राज्य अस्त व्यस्त और शिथिल था। केंद्र की शक्ति गौड़ थी और दृढ़ प्रशासकीय संगठन का नितांत अभाव था। राज्य में तुर्क अमीरों, सरदारों और अधिकारीगणों की शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई थी। सुल्तान से किसी को भय नहीं रह गया था और उसकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई थी। सुल्तान के अधिकार सीमित थे। इल्तुतमिश को सुल्तान पद को प्रतिष्ठित करना था एवं उसके अधिकारों में वृद्धि करनी थी। उसे भारत में विशुद्ध इस्लामी शासन प्रणाली की स्थापना करनी तथा दृढ़ केंद्रीय शासन की नींव जमानी थी। आठवां, राजपूत एवं हिंदू शासकों का पुनः नियंत्रण में लाना। यद्यपि ऐबक ने अनेक राजपूत प्रधानों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाया था, किंतु उसके मरते ही राजपूत शासक अपने अपने क्षेत्रों में पुनः स्वतंत्र हो गए थे। वस्तुतः राजपूत शासकों ने कभी भी हृदय से मुस्लिम सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, अतः जब कभी उन्हें अवसर मिलता था तो वे अपनी अधीनता का चोला उतार फेंकते थे। इस प्रकार इल्तुतमिश के राज्यारोहण काल में जालोर और रणथंभौर के राजपूत शासक पुनः स्वतंत्र हो गए थे। गढ़वाल के राजपूत भी बदायूं के क्षेत्र में निरंतर विद्रोह कर रहे थे। कालिंजर दुर्ग मुस्लिम सत्ता से स्वतंत्र हो गया था। इल्तुतमिश को पुनः इन विद्रोही राजपूत एवं हिंदू शासकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। नौवां, पूर्वी खिलजी प्रभुत्व के दमन की समस्या। पूर्वी उत्तर भारत में खिलजी अमीरों की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। बिहार और बंगाल में उन्होंने अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। बंगाल में अली मर्दन खां ने अलाउद्दीन के विरुद्ध धारण करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अतः इस क्षेत्र में सल्तनत के प्रभुत्व की स्थापना का प्रश्न भी इल्तुतमिश के लिए महत्वपूर्ण था। स्पष्ट है कि इल्तुतमिश की सारी कठिनाइयां गंभीर थीं। इल्तुतमिश ने उपयुक्त सभी कठिनाइयों का सामना अत्यंत साहस एवं धैर्यपूर्वक किया और अपनी योग्यता, प्रतिभा, राजनीतिक दूरदर्शिता एवं कुशलता के बल पर इनका समुचित समाधान किया। नेक्स्ट हेडिंग है इल्तुतमिश की उपलब्धियां। कुतुबी और मुइज्जी अमीरों एवं सरदारों का दमन। बाह्य समस्याओं की ओर ध्यान देने के पूर्व इल्तुतमिश ने भी सर्वप्रथम अपनी शक्ति को दृढ़ बनाने का प्रयास किया। उसने कुतुबी एवं मुइज्जी अमीरों को और सरदारों का दमन किया जो उनकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और सुल्तान पद को चुनौती दे रहे थे। ये विरोधी अमीर और सरदार अपनी सेना के साथ सुल्तान का सामना करने को तैयार थे। इल्तुतमिश ने अपनी पूरी शक्ति से उनका मुकाबला किया और विद्रोही सामंतों को कुचल डाला। बाद में उसने बदायूं, अवध, वाराणसी तथा तराई के क्षेत्र के तुर्क सामंतों, हिंदू सरदारों और अनेक छोटे छोटे शासकों को परास्त कर उन्हें अपने अधीन किया। इससे उसकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई। दूसरा, 40 गुलामों के गुट अथवा चरगान का संगठन। अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के एक गुट की स्थापना की। इस गुट के सारे सदस्य पूर्णतः सुल्तान के नियंत्रण में थे और सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त थे। इन्हें ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था और विरोधी अमीरों एवं सरदारों को पदच्युत कर दिया गया। कारण यह था कि पुराने कुतुबी और मुइज्जी अमीर इल्तुतमिश के प्रति पूर्ण स्वामी भक्त नहीं थे।
सुल्तान को योग्य एवं स्वामी भक्त सहयोगियों की आवश्यकता थी, जो सुल्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और प्रगति में उसे सहयोग देते। अपने विरोधी अमीरों और सरदारों की शक्ति को संतुलित तथा कम करने के लिए भी यह आवश्यक हो गया था। अतः इल्तुतमिश ने अमीरों यानी कि गुलामों का एक नवीन दल संगठित किया। इस दल को चरगान भी कहा जाता था। तीसरा, ताजुद्दीन एल्दौज के संदर्भ संघर्ष और उनका दमन। अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाकर सुल्तान ने अपनी बाहरी तथा आंतरिक शत्रुओं का दमन किया। इल्तुतमिश का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन एल्दौज था। एल्दौज गजनी का शासक था और इल्तुतमिश को वह अपने अधीन रखना चाहता था। प्रारंभ में इल्तुतमिश एल्दौज से झंझट मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी अन्य समस्याओं को भी सुलझाना था। अतः उसने कूटनीति और दूरदर्शिता का सहारा लिया। एल्दौज की प्रभुता स्वीकार करने का बहाना किया और उसके द्वारा भेजे हुए छत्र, दंड आदि राज्य चिन्ह स्वीकार कर लिए। इस प्रकार एल्दौज के तात्कालिक संकट को दूर करके उसने दिल्ली में आराम शाह के दल का दमन कर दिया और शाही रक्षकों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। आंतरिक कठिनाइयों से मुक्ति पाने के बाद उसने एल्दौज की ओर ध्यान दिया। इसी समय ख्वारिज्म के शाह ने गजनी पर आक्रमण कर एल्दौज को वहां से खदेड़ दिया था। एल्दौज भारत की ओर भागा और उसने नासिरुद्दीन कुबाचा को लाहौर से निकालकर पंजाब के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर एल्दौज के आक्रमण का भय उत्पन्न हो गया। अतः 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एक विशाल सेना के साथ लाहौर की ओर प्रस्थान किया और तराइन के मैदान में एल्दौज को बुरी तरह से परास्त किया। एल्दौज को बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया गया, जहां शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। एल्दौज की मृत्यु के साथ ही इल्तुतमिश के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा हट गया और दिल्ली को गजनी से संबंध का पूर्ण विच्छेद हो गया। अब सही अर्थ में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का संप्रभु बना। चौथा, नासिरुद्दीन कुबाचा की पराजय और मृत्यु। एल्दौज के पतन से उत्साहित होकर इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण किया तथा 1217 ईस्वी में भी उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। परंतु 1227 ईस्वी में कुबाचा की बढ़ती हुई शक्ति एक बार पुनः इल्तुतमिश के भय का कारण बन गई। इसी वर्ष कुबाचा ने पुनः अपने हारे हुए राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कुबाचा की बढ़ती हुई शक्ति का एक बार फिर से इल्तुतमिश के भय का कारण बन गई। 1228 ईस्वी में कुबाचा आक्रमण करने और उसे घेरने के लिए सुल्तान ने उस पर दो तरफ से आक्रमण किया। एक ओर लाहौर से मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए नासिरुद्दीन एतगिन और दूसरी ओर दिल्ली से उच्च पर आक्रमण करने के लिए कमालुद्दीन मुहम्मद जुनैदी आगे बढ़े। जुनैदी की सेना के साथ स्वयं इल्तुतमिश भी था। इन आक्रमणों से भयभीत होकर कुबाचा ने राजकोष को लेकर सिंध में मक्कर के दुर्ग में जाकर शरण ली। उसने उच्च का भार अपने मंत्री पर डाल दिया। सुल्तान की सेना ने जल्द ही मुल्तान और उच्च पर अधिकार कर लिया। मक्कर का दुर्ग भी जुनैदी ने जा घेरा। यह घेरा 2 मास 27 दिन तक रहा। इससे घबराकर कुबाचा ने अपने पुत्र अलाउद्दीन मसूद बदराम शाह को इल्तुतमिश के पास संधि के लिए भेजा, परंतु इल्तुतमिश ने इसे अस्वीकृत कर दिया और कुबाचा को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जल्द ही कुबाचा की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने स्वयं अपनी जान बचाने के लिए एक नाव में बैठकर सिंध नदी को पार करने की कोशिश की, किंतु दुर्भाग्यवश नाव के डूब जाने से वह नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने दूसरे प्रबल प्रतिद्वंदी कुबाचा से भी मुक्ति मिल गई। मुल्तान और उच्च को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस विजय से सल्तनत की सीमाएं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफी फैल गई। पांचवा, मंगोल आक्रमण का भय। अपने 2 प्रबल प्रतिद्वंदियों पर विजय पाने के बाद भी इल्तुतमिश की समस्याओं का अंत नहीं हुआ। इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठते ही अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाया था, किंतु निर्भीकता पूर्वक उसने इन कठिनाइयों का सामना किया। इस समय मध्य एशिया में मंगोल ने अपने आक्रमणों और विजयों से बड़ा भयंकर तूफान मचा रखा था। उनके नेता तिमोजिन अथवा चंगेज खां ने मंगोलों को
संगठित कर मध्य एशिया के अनेक देशों को रौंद डाला था। चंगेज मानवता का महान शत्रु और निर्मम हत्यारा था। जहाँ भी वह गया उसने यहाँ की सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर दी और असंख्य लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मंगोल ततारी के पठार पर स्थित अपनी जन्मभूमि से रण अभियान के लिए निकल पड़े और ख्वारिज्म के साम्राज्य की उन्होंने पूर्णतः नष्ट करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। ख्वारिज्म का शाह कैस्पियन तट की ओर भाग गया और उसका पुत्र शाहजादा जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर पंजाब की ओर आया। मंगोल यद्यपि बौद्ध धर्मावलंबी थे, वे अत्यंत खूंखार थे। उन्होंने मांगबरनी का पीछा किया। मांगबरनी ने जल्द ही दोआब क्षेत्र के ऊपरी हिस्से पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने शक्तिशाली खोखर सामंत के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस प्रकार उत्तरी पश्चिमी पंजाब और मुल्तान की विजय योजना में उसने खोखरों का सहयोग प्राप्त हुआ। जलालुद्दीन मांगबरनी ने रावी तथा चिनाब के प्रदेश पर भी आक्रमण किया। उसने सियालकोट जिले में स्थित पस्तूर को भी जीत लिया। इसके बाद वह लाहौर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने इल्तुतमिश के पास अपना एक राजदूत भेजकर उससे प्रार्थना की कि वह उसे अपने राज्य में शरण दे और मंगोलों से युद्ध करने के लिए उसे अपनी सेना का इल्तुतमिश मांगबरनी के जाल में आने वाला नहीं था। यद्यपि शिष्टाचार के नाते उसे जलालुद्दीन को शरण देना चाहिए था, परंतु चंगेज जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी को निमंत्रण देना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं था, क्योंकि मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां 1220 ईस्वी में सिंध तक आ पहुंचा था। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को मध्य एशियाई राजनीति में फंसने देना नहीं चाहता था। ऐसे संकट काल में सुल्तान ने दूरदर्शिता और कूटनीति का सहारा लिया। उसने मांगबरनी के राजदूत की हत्या करवा दी और उसे नम्रतापूर्वक यह संदेश भेज दिया कि भारतवर्ष की जलवायु उसके अनुकूल नहीं होगी। मांगबरनी ने सुल्तान के इस उत्तर को अपना अपमान समझा और बदला लेने की भावना से दक्षिण पूर्वी पंजाब में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। किंतु अंत में मांगबरनी ने इल्तुतमिश से टक्कर लेना उचित नहीं समझा। निराश होकर उसने अपनी बची हुई सेना से चंगेज खां का युद्ध में सामना किया। युद्ध में परास्त होकर वह सिंधु नदी को पार कर भारत से फारस की ओर भाग खड़ा हुआ। चंगेज खां भी अपने शत्रु का पीछा करते हुए लौट गया। चंगेज का भारत से लौट जाने का दूसरा कारण यह भी था कि भारत की उष्ण जलवायु मंगोलों के अनुकूल नहीं थी। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति और योग्यता से भारत को मंगोलों की नृशंसता, कत्लेआम तथा लूटपाट से बचा लिया। एक भयंकर संकट टल गया। यदि इल्तुतमिश ने इस तरह की नीति नहीं अपनाई होती तो दिल्ली सल्तनत का अंत चंगेज खां के हाथों ही हो जा सकता था। छठवां, इल्तुतमिश द्वारा बंगाल की पुनर्विजय। पश्चिम की समस्याओं को हल करने के बाद इल्तुतमिश का ध्यान पूर्व में बंगाल की ओर आकृष्ट हुआ। बंगाल तथा बिहार में खिलजी अमीर अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात खिलजी शासक अली मर्दन खां ने बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अली मर्दन एक अत्याचारी शासक था। अनेक खिलजी अमीर और सरदार उससे असंतुष्ट थे। अतः अवसर पाकर 1221 ईस्वी में एक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी खिलजी सरदार हुसामुद्दीन इवाज ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद बंगाल की गद्दी पर उसने अपना अधिकार कर लिया। बंगाल और बिहार के अतिरिक्त इवाज ने आसपास के हिंदू शासकों को पराजित कर उनके राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की और जाजनगर, तिरहुत तथा कामरूप के पड़ोसी राज्यों से कर वसूल किए। भला इल्तुतमिश इवाज की इस बढ़ती हुई शक्ति और स्वतंत्रता को कैसे बर्दाश्त करता। अतः जैसे उसे मंगोलों का भय जाता रहा, उसने अपनी सेना को बिहार की विजय के लिए भेजा। 1225 ईस्वी में वह स्वयं बंगाल की ओर बढ़ा। इवाज ने बिना युद्ध किए इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और बिहार पर सुल्तान का अधिकार मान लिया। उसने युद्ध का हर्जाना और वार्षिक कर देने का वचन भी दिया। गयासुद्दीन ने सुल्तान की उपाधि भी त्याग दी। गयासुद्दीन मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिल्ली लौट गया।
किंतु सुल्तान के लौटते ही गयासुद्दीन इवाज ने पुनः स्वयं को स्वाधीन कर लिया। उसने मलिक जानी को हटाकर बिहार में अपना प्रतिनिधि प्रशासक नियुक्त कर दिया तथा सुल्तान को वार्षिक कर देने के वचन को भी भंग कर दिया। इवाज की इस हरकत से सुल्तान कुपित होकर अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, जो अवध का सूबेदार भी था, को इवाज के विरुद्ध अपनी सेना के साथ प्रस्थान करने का आदेश दिया। 1226 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने लखनौती पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में इवाज की पराजय हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार बंगाल पर सुल्तान का पुनः अधिकार हो गया और बंगाल फिर से दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। यद्यपि बंगाल में इल्तुतमिश ने शांति सुव्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की, किंतु प्रारंभ में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। उन दिनों बंगाल में अनेक विरोधी खिलजी अमीर और सरदार थे, जो आसानी से सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बंगाल में उनका उपद्रव और विद्रोह जारी रहा। दुर्भाग्यवश इसी बीच 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की आकस्मिक मृत्यु हो गई। लखनौती में पुनः विद्रोह हो गया। गयासुद्दीन इवाज के पुत्र बलका खिलजी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसलिए इल्तुतमिश को 1230 ईस्वी में पुनः लखनौती के विरुद्ध अपनी सेना भेजनी पड़ी। बलका युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। अब इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को पृथक करके उनके लिए अलग अलग 2 सूबेदारों की नियुक्ति की। अलाउद्दीन जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार 1230-31 ईस्वी में बंगाल और बिहार दिल्ली सल्तनत के अभिन्न अंग बन गए। 7वां, खोखरों का दमन और सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा। यद्यपि कुबाचा की मृत्यु के पश्चात पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में शांति सुव्यवस्था की स्थापना हो गई थी, फिर भी खोखर जाति के लोगों ने इस क्षेत्र में अशांति और विद्रोह की स्थिति बनाए रखा। इल्तुतमिश ने इनके दमन के लिए पंजाब में सेना भेजी। शाही सैनिकों ने खोखर उपद्रवियों को अनेक स्थलों में परास्त किया और सियालकोट, जालंधर तथा नंदना के दुर्गों में और नगरों पर अधिकार कर लिया। खोखरों की शक्ति को कुचलने के लिए नासिरुद्दीन ऐतगीन को नंदना का शासक बनाया गया। खोखरों से उपद्रव ग्रसित क्षेत्रों में अनेक सैनिक चौकियां स्थापित की गई और तुर्क सैनिक एवं सेना नायकों को वहां बसाया गया। इस प्रकार सुल्तान ने सीमांत क्षेत्रों को सुरक्षित किया और खोखर का दमन कर इस क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना की। 8वां, इल्तुतमिश और राजपूताना के शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनेक राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु उसके जीवन काल में ही अधिकांश राजपूत राज्य स्वतंत्र हो गए थे। धीरे धीरे उनकी शक्ति काफ़ी बढ़ती चली गई। उनके मरने के बाद और आराम शाह की दुर्बलता का लाभ उठाकर राजपूत शासकों ने पुनः अनेक राज्यों को जीतकर अपनी सीमा का काफ़ी विस्तार किया। इस प्रकार चंदेल ने कालिंजर तथा अजयगढ़ को फिर से अपने अधीन कर लिया। प्रतिहारों ने ग्वालियर, नटवर तथा झांसी पर अधिकार कर लिया। चौहानों ने रणथंभौर, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। जलौर के चौहानों ने नाडोल, मंदौर, भरमेर, रतनपुर, सांचौर, राधाधार, खेर, रायसीन तथा भीनमाल को तुर्कों के हाथों से पुनः छीन लिया। उत्तरी अलवर में जोंदोभट्टी राजपूतों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। इसी प्रकार अजमेर, बयाना और थंगीर ने भी तुर्कों की अधीनता का चोला उतार फेंका और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन राजपूत शासकों को पुनः अपने अधीन करना तथा उसकी बढ़ती हुई शक्ति को महत्वाकांक्षा का दमन करना इल्तुतमिश के लिए अनिवार्य था। जैसे ही उसे मंगोल आक्रमण की भय से मुक्ति मिली, वैसे ही उसने राजपूताना की ओर दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम सुल्तान ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। राजपूतों ने अत्यंत वीरतापूर्वक सुल्तान की सेना का सामना किया, किंतु अंत में वे पराजित हुए और रणथंभौर के दुर्ग पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। दूसरा, तत्पश्चात सुल्तान ने परमार राजपूतों की राजधानी मंदौर पर 1227 ईस्वी में आक्रमण कर उसे जीत लिया। तीसरा,
1228 से 29 ईस्वी में उसने चौहान राजपूतों पर आक्रमण किया तथा उनकी राजधानी चलौर को घेर लिया। चौहान शासक उदय सिंह ने इल्तुतमिश की सेना का प्रबल विरोध किया, किंतु अंत में विजय सुल्तान को ही मिली। उदय सिंह ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देने का भी वचन दिया। बदले में सुल्तान ने उसके राज्य को लौटा दिया। इसके बाद शाही सेना ने बयाना और थंगीर पर अधिकार कर लिया। फिर अजमेर की बारी आई। अजमेर में राजपूतों ने तुर्क सैनिकों से बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु अंत में अजमेर, सांभर तथा आसपास के क्षेत्रों पर सुल्तान का अधिकार हो गया। छठवां, अजमेर विजय के उपरांत सुल्तान ने जोधपुर के निकट नागौर पर आक्रमण किया। नागौर ने यद्यपि ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात वह स्वतंत्र हो गया था। इल्तुतमिश ने उस पर पुनः अधिकार कर लिया। सातवां, 1231 ईस्वी में उसने ग्वालियर को जीता, जो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात पुनः स्वतंत्र हो गया था। प्रतिहार शासक मलय बर्मन देव ने लगभग 1 वर्ष तक शाही सेना का सामना किया। अंत में वह हार गया। इल्तुतमिश ने रसीबुद्दीन को ग्वालियर का शासक नियुक्त किया। 8वां, इसके बाद इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में बुंदेलखंड में चंदेलों के प्रसिद्ध दुर्ग कालिंजर को घेर लिया। चंदेल शासक त्रिलोक्यवर्मन भयभीत होकर दुर्ग छोड़कर अन्यत्र चला गया। कालिंजर पर सुल्तान का अधिकार हो गया, परंतु यह एक अस्थायी सफलता थी। कालिंजर के पार्श्ववर्ती क्षेत्र के चंदेल नरेशों और सामंतों ने आपस में संगठित होकर शाही सेना को कालिंजर से खदेड़ दिया। 9वां, इसके बाद गहलौत राजपूतों की राजधानी नागदा पर उसने आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता हाथ न लगी। 10वां, 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर चढ़ाई की। भीलता और उज्जैन के नगरों को खूब लूटा गया। मंदिरों और मूर्तियों को विध्वंस किया गया। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाली के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। उज्जैन से विक्रमाजीत की मूर्ति और प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष दिल्ली लाया गया। यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने, विशेषकर वुल्जले हेग ने इल्तुतमिश को मालवा विजय का श्रेष्ठ दिया है, किंतु डॉक्टर आशीर्वादी लाल के मत में सुल्तान मालवा को जीतने में असफल रहा। 11वां, इल्तुतमिश ने गुजरात पर भी आक्रमण किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट, दोआब का फिर से जीत जाना। यद्यपि दोआब के प्रदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, परंतु दोआब के क्षेत्र हिंदू शासकों और सामंतों ने ऐबक की मृत्यु के पश्चात मुसलमानों की दुर्बलता से लाभ उठाकर वहां पुनः स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। बनारस, बदायूं, कन्नौज, कटिहार आदि राज्य मुस्लिम सत्ता में स्वतंत्र हो गए थे, किंतु जैसे ही इल्तुतमिश को अपनी अन्य समस्याओं से मुक्ति मिली, उसने दोआब के हिंदू शासकों और सामंतों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। बदायूं, कन्नौज, बनारस, रुहेलखंड, बहराइच तथा अवध के प्रदेशों को उसने युद्धों के द्वारा दिल्ली सल्तनत का पुनः अंग बना लिया। चंदावर तथा तिरहुत के प्रदेशों पर भी सुल्तान ने आक्रमण किए, जहां से उसे अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार लगभग संपूर्ण दोआब क्षेत्र पर फिर से दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व की स्थापना हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश के युद्धों का महत्व। यद्यपि मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड और राजस्थान के अनेक शासकों के विरुद्ध इल्तुतमिश को विशेष सफलता नहीं मिल पाई, फिर भी दोआब के राजस्थान के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर मुस्लिम सत्ता की फिर से स्थापना हो गई। इल्तुतमिश के युद्धों का पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व है। पहला, उसके युद्धों और विजयों से दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्राप्त हुआ और उसकी स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ हो गई। दूसरा, इसके चलते सल्तनत की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हुआ। गोरी के आक्रमण के समय भारत में मुस्लिम सत्ता की सीमा को फिर से प्राप्त कर लिया गया। इल्तुतमिश ने अपनी विजयों द्वारा सल्तनत की दक्षिणी सीमा का कुछ और विस्तार भी किया। तीसरा, इल्तुतमिश ने सिंध, बिहार और बंगाल के विरोधियों का सिर्फ दमन ही नहीं किया, वरन इन क्षेत्रों की आंतरिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए वहां अपने अधिकारियों
की भी नियुक्ति की। अतः इन क्षेत्रों में सल्तनत का आधिपत्य अधिक दृढ़ और स्थायी हो गया। इल्तुतमिश ने राजपूतों की शक्ति पर भयंकर कुठारघात किया, उनकी शक्ति का दमन किया, उनके राज्य की सीमाएं कम कर दी गई और उन्हें सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद इल्तुतमिश पार्ट 2 लाया जाएगा। जय हिंद।